हमारी दुनिया को दो लोकों में विभाजित किया गया है। सामान्य एक जहाँ नश्वर मनुष्य रहते हैं उसे द वेकिंग वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन एक और दुनिया है जो हमारी प्रतीक्षा करती है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और एक जगह सोते हैं जिसे सपने देखने का क्षेत्र कहा जाता है। इस दायरे को एक देवता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लॉर्ड मॉर्फियस कहे जाने वाले सपनों के स्वामी होने के नाते उनका काम दुःस्वप्न और नश्वर लोगों के सपनों को विनियमित करना है। उनके पास समय यात्रा करने की क्षमता है ताकि वे खुद को अन्य प्राणियों में रूपांतरित कर सके और यहाँ तक कि दूसरों के दिमाग में हेरफेर कर सके। हवा और उसके महल में पहुंचने से पता चलता है कि मॉर्फियस एक दुष्ट दुःस्वप्न का पीछा कर रहा है जिसे कोरिंथियन कहा जाता है। कोरिंथियन सपने देखने वाले दायरे से बच गया और जागृत दुनिया पर कहर बरपाने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रक्रिया में कई नश्वर मारे गए ताकि सपने देखने वाले क्षेत्र के राजा मॉर्फियस कोरिंथियन को पकड़ने और रोकने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जब वो अपना मुखौटा पहनता है और सपने देखने के दायरे को छोड़ देता है। हालांकि मॉर्फियस मजबूत है, सपनों की दुनिया में होने के बावजूद वो जागृत दुनिया में कमजोर है। इसके बावजूद मॉर्फियस को भरोसा है कि वो अपने 3 घातक हथियारों की मदद से काम पूरा कर लेगा। रेत की थैली, उसका हेल्म और उसकी रूबी। एक ही समय में 1916 में इंग्लैंड में लॉर्ड मैगस नाम का एक व्यक्ति और एक प्रसिद्ध जादूगर मृत्यु के दूत को पकड़ने के लिए एक अनुष्ठान का प्रयास कर रहे हैं और उसे अपने मृतक पुत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे अपने शिष्यों के साथ हैं, जो सभी यहाँ अंधेरे में सभ्य एकता का जवाब देते हैं क्योंकि यह लॉर्ड मॉर्फियस के पास जाता है। लंदन में कोरिंथियन ने बाद में एक आदमी को मार डाला है और उसका मॉर्फियस उसे खत्म करने वाला है। अचानक वह यहाँ अंधेरे में अपने सिर में दोहराने का मौका सुनता है। अगले ही पल वो गायब हो जाता है। ये पता चलता है कि मृत्यु के दूत को पकड़ने के बजाय जादूगर गलती से सपनों के राजा को अपने तहखाने में फंसा लिया है। फिर भी क्योंकि मॉर्फियस एक अलौकिक प्राणी है, मैगिस ने उसे बंधक रखने का फैसला किया और उसकी रेत की पट्टी उसकी रूबी को ले गया और उसका पतवार उसे फर्श पर शक्तिहीन छोड़ देता है और उसके कारावास के कारण जागृत दुनिया भयानक स्थिति से बुझने लगती है। नींद की बीमारी के रूप में जानी जाने वाली बीमारी अगली सुबह टूट जाती है। हम देखते हैं कि 1 मिलियन से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी भी अपनी नींद से नहीं जागे। सपने का अर्थ है कि उस दोपहर उनकी नींद में मृत्यु हो गई। दुःस्वप्न कोरिंथियन लॉर्ड मैगस को ट्रैक करता है और उससे सलाह देता है कि मॉर्फियस को बंदी कैसे रखा जाए, क्योंकि यदि वो बच जाता है तो वो उनके लिए आएगा। दोनों को उसे एक कांच के गोले के अंदर फंसाने की आवश्यकता होगी जो स्वयं मॉर्फियस की शारीरिक अभिव्यक्ति को समाहित करने के लिए एक बाध्यकारी घेरे के अंदर है। कोरिंथियन भी मैगिस को सलाह देता है कि वो अपने गार्ड को उत्तेजक पदार्थ दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कभी भी मॉर्फियस की उपस्थिति में सो नहीं जाते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो वो उनके सपनों में प्रवेश करेगा और उन्हें नियंत्रित करेगा। मॉर्फियस की रेवन के रूप में वो उसे मुक्त करने के लिए जो कुछ भी करेगी वो करेगी। बाद में मैगस उस तहखाने में जाता है जहां मॉर्फियस को कैद किया गया है नेड और उसे अपने बेटे को वापस करने के लिए कहता है। हालांकि ड्रीम्स का राजा चुप और नग्न रहता है और सवालों का जवाब देने के लिए बमुश्किल अपने शरीर को हिलाता है। लगभग 1 दशक तक वही दिनचर्या जारी रहती है, लेकिन मॉर्फियस ने अभी भी इस दौरान एक शब्द नहीं बोला है। दूसरा बेटा एलेक्स कैदी के बारे में तेजी से उत्सुक हो जाता है और यहाँ तक कि उसे बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि मॉर्फियस केवल खुद को ये कहते हुए चुप रहता है कि वो नहीं दे सकता जो ये मनुष्य चाहते हैं कि इच्छा केवल जागृत और स्वप्निल दुनिया दोनों को बाधित करेगी। यह अब 1926 है और मॉर्फियस के चुराए गए निवेशों ने जादूगरों और उनके अनुयायियों के लिए युवा और समृद्धि पैदा की है। एक दिन एलेक्स मॉर्फियस के पास जाता है और फिर से बताता है कि अगर वो अपने मृत बेटे को वापस कर देता है तो उसके पिता उसे कैसे बाहर जाने देंगे। दुर्भाग्य से मैगी उसके बेटे को मॉर्फियस से बात करते हुए पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने के लिए दंडित करता है। रेवन को मारने के लिए एलेक्स को ब्लैकमेल करता है और लड़का अनिच्छा से पक्षी को मॉर्फियस के पिंजरे में ले जाता है और उसे एक विनाशकारी एम को मार डालता है। ऑर्फियस केवल अपनी कैद के अंदर से भयावहता को देख सकता है। कई और साल बीत जाते हैं और एक दिन मैच की मालकिन एथेल ने खुलासा किया कि वो गर्भवती है, लेकिन हो सकता है कि वो चाहती है कि वो उसे ये कहते हुए गर्भपात करा दे कि वो नहीं चाहती कि कोई और बच्चा गुस्से में एथेल से भाग जाए हवेली, लेकिन मॉर्फियस के हेल्म, रूबी और रेत की थैली चोरी करने से पहले नहीं, क्योंकि इस वजह से जादूगर पागल होने लगते हैं और यहाँ तक कि मॉर्फियस स्वतंत्रता की पेशकश करते हैं और एथेल से अपनी चोरी की गई वस्तुओं को वापस पाने का मौका देते हैं यदि वो मैगी अमृतत्व, धन और प्रभाव प्रदान करता है। हालांकि मॉर्फियस अभी भी मना कर देता है। ये बात अंत में मैगिस को तोड़ देती है और वह अपनी हताशा को गरीब एलेक्स पर निकाल लेता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मैगस पीछे की ओर गिर जाता है और फर्श पर अपना सिर मार देता है, जिससे वो तुरंत एलेक्स के सिर को बगीचे में ले जाता है।
जहाँ उसे नाम के एक कार्यकर्ता द्वारा आराम मिलता है। पॉल दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और पॉल सुझाव देते हैं कि वो मॉर्फियस के साथ प्रयास करे और तर्क करे। हालांकि एलेक्स को डर है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वो मॉर्फियस को रेवन के रूप में मारकर पहले ही पाप कर चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कैद दशकों तक चलती है। 104 साल हो गए हैं जब मॉर्फियस को लुभाया गया था और कैद में फंसाया गया था। पॉल और एलेक्स दोनों अब बूढ़े और जुरीदार हैं, लेकिन वे अभी भी मॉर्फियस के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और एक दिन कमरे के अंदर सब कुछ बदल जाता है जब पॉल व्हील्स एलेक्स को अपनी व्हीलचेयर पर ले जाता है। वो उद्देश्यपूर्ण ढंग से मंत्रमुग्ध घेरे को तोड़ता है, जिससे सपनों के राजा को 2 छुट्टी के बाद आखिरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। मॉर्फियस के बाहर निकलते ही गार्ड को अपनी बंदूक से गोली मारने और कांच के गोले को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। वो एलेक्स से बदला लेने के लिए उसे एक अनंत नींद में डाल देता है, जहाँ वो एक दुस्वप्न से दूसरे में इस तरह से फंस जाता है। इस तरह से 1 सेंचुरी से अधिक के बाद कैद मॉर्फियस अंत में अपने सपनों के दायरे में लौट आता है, लेकिन उसकी निराशा के लिए यह वही नहीं है जिसे उसने हंसाया था, जो कभी सुंदर इमारतें थी जो अब मौजूद हैं। ग्रिम में जील शीर्न मॉर्फियस दायरे के प्रमुख लाइब्रेरियन लुसीन के साथ फिर से जुड़ता है और सीखता है कि अधिकांश निवासी नेतृत्व की कमी के कारण छोड़ चुके हैं। ये सब सुनकर वो तबाह हो गया है, लेकिन फिर भी वो दूसरी ओर अपनी गौरवशाली छवि के लिए अपने दायरे को फिर से बनाने की कसम खाता है। दुस्वप्न कोरिंथियन अपने नवीनतम शिकार के साथ एक अपार्टमेंट में देखा जाता है। वो जानता है कि उसका निर्माता मॉर्फियस कैद से बच गया है और जल्द ही उसके लिए आने वाला है। फिर हमें दिखाया गया है कि कोरिंथियन वास्तव में सॉकेट में धूप का चश्मा क्यों पहनता है, जहां उसकी आंखें होनी चाहिए छोटे मुंह जैसे दांतों की पंक्तियां। वो सपने देखने वाले क्षेत्र में अपनी आंखों को वापस काटकर लोगों को मारने के अपने ट्रेडमार्क के लिए जाना जाता है। मॉर्फियस लुसीन को समझाता है कि वो अपने हथियारों के बिना कुछ भी नहीं है। उसकी थैली हेलमेट इस प्रकार रूबी अगर वो अपने दायरे का पुनर्निर्माण करना चाहता है तो उसके पास है। इसके बाद सबसे पहले उन्हें खोजने के लिए हमें बफेलो न्यूयॉर्क ले जाया जाता है, जहां एक वृद्ध एथियल समाज से छिप रही है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी प्रतीत होती है। कई जीवन जीने वाले एक दिन उसे कोरिंथियन द्वारा बधाई दी जाती है, जो उनके बीच एक साझेदारी का प्रस्ताव करता है, क्योंकि वे दोनों मॉर्फियस के दुश्मन हैं। एथिल तुरंत सहमत हो जाते हैं और इस तरह वे अपना गठबंधन शुरू करते हैं। जब वे योजना बना रहे होते हैं कि कैसे स्थिति से निपटने के लिए एथिल झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो करती है यह नहीं पता कि मॉर्फियस के हथियार कहाँ हैं, लेकिन कोरिंथियन अपने बेटे को लाता है और साबित करता है कि वो अपने महल में शुरू में जितना सोचा था उससे कहीं अधिक जानता है। मॉर्फियस बताता है कि अपने हथियारों को वापस पाने का एकमात्र तरीका देवी देवताओं की तिकड़ी को भाग्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ शक्तिशाली चाहिए जिससे वो शक्ति को अवशोषित कर सके। इसलिए मॉर्फियस 2 सपनों के भाइयों से मिलता है, जो एक उपहार वापस लेना चाहता है जो उसने उन्हें बहुत समय पहले दिया था। ये पता चला कि उपहार ग्रेगरी नाम का एक प्यारा डायनासोर है, जिसे भाई बहुत प्यार करते हैं और वे इसके लिए अनिच्छुक हैं। उसे जाने दो, लेकिन ग्रेगरी खुद अपने निर्माता की खातिर खुद को बलिदान करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके साथ मॉर्फियस अपने घुटनों पर गिर जाता है और ती को अवशोषित कर लेता है। वो प्राणी की आत्मा अब उसके पास भाग्य से संपर्क करने की पर्याप्त शक्ति है। इसके बाद वो खुद को दूसरों के सपनों में स्थानांतरित करता है, जिसे उसने वहाँ नहीं बनाया था। मॉर्फियस को एक रहस्यमय सांप मिलता है, जिसकी मदद से वो अंत में तीनों देवियों को ले जाने वाले भाग्य को बुलाता है। मॉर्फियस का सांप और बदले में उसे प्रत्येक वस्तु के बारे में एक सुराग प्रदान करता है। रेत से भरा चमड़े का पाउच लंदन में बेचा गया था, जिसे आखिरी बार जोहाना कॉन्स्टेंटाइन नामक एक जादू उपयोगकर्ता द्वारा खरीदा गया था। हेल्म को सुरक्षा के ताबीज के बदले में नरक से एक राक्षस को दे दिया गया था, और रूबी को एक माँ ने उसके बेटे को उपहार में दिया था कि रूबी का सुराग बफेलो में बहुत अच्छा नहीं था। एथिल अभी भी यह कहना जारी रखता है कि वो इस बात से अनजान है कि मॉर्फियस के उपकरण कहाँ हैं, लेकिन वास्तव में उसने एक नई शुरुआत के लिए रेत और हेल्म का व्यापार किया। जबकि उसके बेटे जॉन ने रूबी को उसके बड़े होने पर उससे ले लिया। इसका मतलब ये है कि रूबी अभी भी जीवन की अनंत काल के साथ एक हो सकती है। उसके झूठ के जवाब में कोरिंथियन तैयार करता है उसकी आंखों को काट दे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके, एथिल ने खुलासा किया कि उसे मॉर्फियस के हथियारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका अपना है। फिर सुरक्षा के ताबीज को बाहर लाता है, जो कोरिंथियन को पतली हवा में वाष्पित कर देता है। इसके तुरंत बाद एथिल जेल जैसे अस्पताल में जाता है। वो अपने बेटे जॉन से मिलती है, जो अब एक बूढ़ा आदमी है। वो उसकी चिकित्सा के बारे में पूछती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन सपने देखने के दायरे में कहीं और कुछ नहीं कहता। मॉर्फियस लुसियन को सूचित करता है कि उसे लंदन जाना चाहिए और अपनी रेत की थैली
ढूंढनी चाहिए ताकि वो अपने हेल्म के लिए नरक की यात्रा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। और उसके जाने के ठीक बाद कोरिंथियन को सपने देखने के दायरे में फेंक दिया जाता है, क्योंकि एथेल के रहस्यमय ताबीज के परिणाम स्वरूप लुसियान उसे बधाई देता है और उसे जागृत दुनिया से बाहर रहने के लिए मनाने का प्रयास करता है। हालांकि कोरिंथियन अडेग है। अगले दृश्य में वहां लौटने पर मॉर्फियस लंदन आता है और जादू करने वाले उपयोगकर्ता से मिलता है, जिसके पास कथित तौर पर जोहाना कॉन्स्टेंटाइन की थैली होती है। वो उसे बताता है कि उनके पास संभालने के लिए व्यवसाय है। हालांकि वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि उसे निपटने के लिए एक भूत प्रेत है। फिर वो एक चर्च में जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक अमीर राजकुमारी एक फुटबॉल खिलाड़ी से शादी करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जोहाना उलझन में है कि युगल को भूत प्रेत की आवश्यकता क्यों होगी, लेकिन सिर्फ फिर वह राजकुमारी को चिल्लाते हुए सुनती है। ये पता चलता है कि फुटबॉल खिलाड़ी पर कब्जा कर लिया गया है और जल्द ही एक दानव उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये फुटबॉल खिलाड़ी को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और जोहाना मॉर्फियस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसी समय आता है और दानव दोनों को पहचानता है। बातचीत शुरू करें, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन व्याकुलता का लाभ उठाता है और घटना के बाद राक्षस को वापस नरक में ले जाता है। कॉन्स्टेंटाइन और मॉर्फियस अंत में बाहर एक उचित बातचीत करते हैं, जहां वो अपनी रेत की थैली के बारे में पूछता है, लेकिन अपनी निराशा के लिए जोहाना ने खुलासा किया कि वो ड्रॉस्ट्रिंग नहीं खोल सका, इसलिए उसने इसे बेच दिया। मॉर्फियस जोर देकर कहता है कि उन्हें थैली ढूंढनी होगी क्योंकि उसके दायरे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अन्यथा यदि ड्रेहेन्स के गायब हो जाने के बाद विनाश होगा। हालांकि जोहाना जो कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है और 2 भाग के कचरे के बाद चला जाता है। मॉर्फियस ने एक रेवन को नोटिस किया है जिसे लुसियन ने उसकी सहायता के लिए भेजा है। पक्षी खुद को मैथ्यू के रूप में पेश करता है और मॉर्फियस की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। किसी भी कीमत पर हम मॉर्फियस को जोहाना के सपनों में आते हुए देखते हैं। वो एक दुःस्वप्न के रूप में दिखाई देती है, जहां एक दानव उसे नरक में खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी वो जागती है और मॉर्फियस को अपने कमरे में पाती है। वो एक सपने के माध्यम से निंदक को समझाता है और उसकी मदद करना चाहता है। चूंकि कॉन्स्टेंटाइन लगभग हर रात बुरे सपने का अनुभव करता है, इसलिए मॉर्फियस उनसे छुटकारा पाने का वादा करता है। अंत में उसे विश्वास हो जाता है और वो रेत की थैली की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने कार्यालय में देखती है मॉर्फियस को अपनी प्रेमिका राहेल के साथ जोहाना की तस्वीरें मिलती हैं। इससे जोहाना में कुछ ट्रिगर होता है और उसे पता चलता है कि रेत की थैली वास्तव में उसकी प्रेमिका के स्थान पर है। अगले दृश्य में 2 सिर राहेल के घर थैली जोहाना को पुनः प्राप्त करने के लिए बताती है कि वो कुछ समय पहले वहाँ रहती थी, लेकिन जब उसके करीबी सभी लोग एक के बाद एक मरने लगे तो उसने राहेल को सुरक्षित रखने के लिए छोड़ने का फैसला किया। जल्द ही दोनों घर में प्रवेश करते हैं और राहेल को जादू के तहत खोजने के लिए चकित हो जाते हैं। रेत की थैली उसकी हालत इतनी नाजुक है कि वो बोल भी नहीं सकती है कि वह रेत की आदी हो गई है और इससे आने वाले सपनों से उसका शरीर मुरझा जाता है। क्योंकि मॉर्फियस राहेल से रेत के पैच को पुनः प्राप्त करता है, वो बताता है कि यह उसके लिए नहीं था। फिर वो इंसानों को छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन मांग करता है कि वो उसकी पूर्व प्रेमिका की मदद करे, क्योंकि यह उसकी रेत थी जिसने उसकी मॉर्फियस डिग्री को बर्बाद कर दिया था, और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वो राहेल पर रेत डालता है और उसे उसके दुख से बाहर निकालता है। इससे उसे एक होने की अनुमति मिलती है। बफेलो एथेल में वापस जाने से पहले जोहाना का आखिरी शांतिपूर्ण सपना उसके बेटे को पता चलता है कि उसने केवल जादुई हथियार चुराए थे, क्योंकि उसने सोचा था कि जब जादूगर पुरुष उनके पीछे आएंगे तो वे मदद करेंगे। उसने रूबी को डी किया और उसके गले में सुरक्षा के रहस्यमय ताबीज के लिए दूसरों का व्यापार किया, जिसने उसे इन सभी वर्षों में जीवित रखा है। लेकिन अब वो इसे जारी नहीं रखना चाहती है, इसलिए वो रूबी को मॉर्फियस को इस उम्मीद में वापस करना चाहती है कि वो, लेकिन जॉन आश्चर्य करता है कि अगर उन्हें इसे दूर कर देना चाहिए, जब वे इसका इस्तेमाल सपनों के राजा के बिना दुनिया का सपना देखने के लिए कर सकते हैं। जवाब में एथोल ने खुलासा किया कि कई लोग रूबी के लिए पहले ही मर चुके हैं और यह रखने लायक नहीं है। फिर वो उसे उतार देती है। सुरक्षा का ताबीज और शांति की पेशकश के रूप में जॉन को देता है। एथेल बताता है कि इसने उसे 116 साल तक जीवित रखा, इसलिए उसे हमेशा के लिए जीवित रखना चाहिए। ताबीज के साथ अब उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है और वह जॉन की बाहों में मर जाती है, जिससे उसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिल्लाता है कि एक गार्ड आता है और लाश को देखता है। वो जल्दी से मान लेता है कि जॉन ने उसकी हत्या कर दी है और उस पर गोली चला देता
है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षा के ताबीज के कारण गोली वापस उछलती है और टी को मार देती है। इसके बजाय वो पहरा देता है। इसके बाद जॉन उस इमारत से बाहर निकलता है जो उसे सालों से कैद में रखे हुए है, क्योंकि वो ठंडी बफेलो सड़कों पर खड़ा है। कोरिंथियन पीछे से प्रकट होता है और उसे एक कोट उधार देता है। जॉन, जो सोचता है कि आदमी बस एक अजनबी है, कहता है कि वो नहीं करता है, ये नहीं चाहता। लेकिन कोरिंथियन ने अंतिम दृश्य पर जोर देकर कहा कि मॉर्फियस ने जोहाना को उसकी पूर्व प्रेमिका की नींद में शांतिपूर्ण गुजर जाने की सूचना दी। वो उसे आश्वस्त भी करता है कि वो मॉर्फियस और उसके नए रेवन दोस्त मैथ्यू को छोड़ने के बाद अब से किसी भी बुरे सपने का अनुभव नहीं करेगी। नरक में जाने के अपने अगले कदम के बारे में चर्चा करें। ये शो के करता है श्रृंखला रिकैप्स पर निम्नलिखित एपिसोड को पकड़ना सुनिश्चित करें।